नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह की बातें फालतू, कोई वाजिब तर्क नहीं, सीएम केजरीवाल का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सेवा विधेयक पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जवाब आ गया है। केजरीवाल ने कहा है कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि यह मुद्दा 1993 से है, लेकिन कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में परेशानी नहीं आई। सेंटर में कभी बीजेपी की सरकार रही तो राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, कभी सेंटर में कांग्रेस की रही तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ झगड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं, समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनवाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लिए जाते हैं, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर के विष्णुपुर में हिंसक झड़प, 17 लोग घायल, मैतेई समुदाय ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया, जवाब में असम राइफल्स ने हवाई फायरिंग की। जी हां दोस्तों, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। विष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच फिर से हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। विष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिम इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ऑफर पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, सीमा और सचिन के मामले पर भी किया कमेंट। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से भारत को दिए गए बातचीत के ऑफर पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने वह रिपोर्ट देखी है। भारत का रुख यही है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के पाकिस्तान गई अंजू के मामले पर भी बयान दिया। बागची ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले पर कहा कि एजेंसियां सीमा हैदर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अंजू का मामला कोई विदेश नीति का मामला नहीं है, यह एक निजी दौरा था। बागची ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वह प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए नियमित तौर पर ऐसा करता है। हम पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा को गंभीरता से लेना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने G20 बैठक से इतर कोई बैठक नहीं की है। समिट के इतर अगर भारत की किसी अन्य देश के साथ बैठक होगी तो मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी का कल से होगा ASI सर्वे, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानव्यापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने यानी कि सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद वाराणसी में ASI टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। DMS राजलिंगन ने बताया कि कल यानी कि शुक्रवार से दोबारा सर्वे शुरू होगा। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य और श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य वादी पक्षकार राखी सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकारी बैंक में खाता रखने वालों को लगा झटका, भेजा जा रहा है नोटिस, RBI ने बदल दिया है नियम। जी हां दोस्तों, देश के सरकारी बैंक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपका भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो 31 अगस्त के बाद में आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को नोटिस जारी कर इस बारे में बताया है। PNB में देश भर के करोड़ों ग्राहकों के खाते हैं। बैंक ने बताया है कि जिन भी ग्राहकों ने अब तक KYC डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है उन सभी को बैंक की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। PNB ने बताया है कि इसके लिए डेडलाइन भी घोषित कर दी गई है। आपको इस काम को 31 अगस्त 2023 तक पूरा करना है। जो भी ग्राहक इस काम को तय तारीख तक पूरा नहीं करेंगे उन लोगों को बैंकिंग लेन देन में परेशानी आ सकती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के इंपोर्ट पर सरकार की रोक, मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगाने का मतलब है कि विदेशों से उन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति जरूरी होगी। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा जो देश में लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेल और एचपी उन कंपनियों में से है जिनकी भारत में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी ये चीजें। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग में दांव आजमाते हैं तो यह आपके लिए बड़ा अपडेट है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28% जीएसटी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इस निर्णय को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की है। अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही है। इसके बाद फैसले को लागू करने का फैसला किया जाएगा। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गई। पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स राइडिंग में दांव पर लगाई जाने वाले पूरे पैसे पर 28% के हिसाब से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग, इंडिया अलायंस पर बोले ये गठबंधन मजबूरी में हुआ है, एक भी सदस्य मतलब नहीं बता सकता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद की अनेक्स सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उसके लिए काम करो। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार का लक्ष्य और गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन मजबूरी में किया गया है, एक भी विपक्षी सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जितना संभव हो सके अपने संसदीय क्षेत्र में रहें। उन्होंने सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय तैयारी शुरू करने की सलाह भी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुस्से में लाल हुआ टमाटर, रेट का फिर बनेगा रिकॉर्ड, 300 रुपए किलो तक जाएंगे दाम। जी हां दोस्तों, टमाटर के लगातार बढ़ते रेट सरकार और जनता दोनों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। टमाटर की कीमत में महीने भर से जारी तेजी के बीच थोक व्यापारियों ने आने वाले दिनों में भाव 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की आशंका जताई है। थोक कारोबारियों ने आवक कम होने से टमाटर के दाम बढ़ने की बात कही है। उनका कहना है कि इसका असर खुरदरा कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। दिल्ली की आजाद ब्रू टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृषि उपज विपणन समिति के सदस्य अशोक कौशिक ने बताया कि पिछले 3 महीनों में टमाटर की आवक कम हो गई है क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्पादन क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि थोक बाजार में टमाटर के रेट 160 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जिसका कि आने वाले समय में 300 रुपए तक जाने का आसार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के जाति आधारित सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पटना हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार के जाति आधारित सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने वकील रूबन सिन्हा के जरिए इस मामले में गुरुवार को याचिका दाखिल की। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को सही ठहराया था। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से वैध है और राज्य सरकार के पास इसे कराने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जाति आधारित सर्वे का आदेश पिछले साल दिया गया था और इसे इस साल से शुरू में करवाया गया था। बेंच ने इस बाबत 7 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने अपने 101 पन्ने के फैसले में कहा कि हम पाते हैं कि राज्य का कदम पूरी तरह से वैध है और वह इसे कराने में सक्षम है। इसका मकसद न्याय के साथ विकास प्रदान करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मंदिर या मस्जिद नहीं है ज्ञानव्यापी, ये बौद्ध मठ, धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एएसआई के सर्वे की इजाजत दे दी। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब बौद्ध धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि यह उनका मठ है। बौद्ध धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद या मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ है। बौद्ध धर्म गुरु सुमित रतन भंते के मुताबिक देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। ज्ञानव्यापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। केदारनाथ या ज्ञानव्यापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वह बौद्ध धर्म के स्तूप हैं। ज्ञानव्यापी न मस्जिद है न मंदिर बल्कि बौद्ध मठ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 2024 में सांसदी का चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर, केंद्रीय मंत्री की पार्टी ने दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, सचिन के प्यार की खातिर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने फिल्म साइन कर ली है। जल्दी वह अभिनेत्री बनने वाली है। यह खबर तो आपने सुनी ली होगी। वहीं अब एक पार्टी सीमा हैदर को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाने का ऐलान कर चुकी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब सीमा की राजनीति में एंट्री हो सकती है। सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 65,240 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 144 पॉइंट फिसला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 65,240 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 144 अंकों की गिरावट रही है। 19,381 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और सिर्फ 6 में तेजी देखने को मिली। यह लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, बुधवार को भी सेंसेक्स 676 और निफ्टी 207 अंक टूटा था। मंगलवार को भी सेंसेक्स 68 अंक गिरकर 66,459 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट रही थी। ये 19,733 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और आइसर मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया और डीवीस लैबोरेटरीज रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 59,000 रुपए और चांदी 72,000 पर आई। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में आज सोना 24 कैरेट सोने का दाम 345 रुपए गिरकर 59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,292 रुपए रह गई है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह 1989 रुपए फिसल कर 72,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले एक दिन पहले चांदी 74,273 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में बटा इंडिया गठबंधन। टीएमसी नेता मणिपुर पर बहस को तैयार, सहयोगी दलों की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन के बयान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगियों की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक 11:15 बजे डेरेक ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर दी, जबकि विपक्षी लगातार नियम 267 के तहत चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है। इसके बाद चेयरमैन ने भी चर्चा के लिए ज्यादा वक्त देने की बात कही और पीयूष गोयल ने डेरेक का धन्यवाद भी दिया। हालांकि डेरेक की बात सुनकर सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता हैरत में पड़ गए। मणिपुर हिंसा पर बहस को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की जानी चाहिए, जबकि सरकार अपनी ओर से राज्यसभा के नियम 176 के तहत अल्पकालीन चर्चा करवाना चाहती है। सदन में सूचीबद्ध कागजात पेश किए जाने के बाद सभापति ने कहा कि उन्हें मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत 37 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय शेयर बाजार में होने वाली है लंबी तेजी की शुरुआत। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की, चीन की रेटिंग घटाई। जी हां दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वल वेट कर दिया गया है। स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि दशक के अंत में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में लगभग 3.9% रहेगा। नोट में यह भी कहा गया है कि डेमोग्राफिक ट्रेंड भी भारत के फेवर में दिख रहा है, जबकि चीन में पिछले दशक की शुरुआत से ही कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट देखी गई है। इससे पिछले 4 महीने पहले 31 मार्च को ब्रोकरेज फर्म ने भारत को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड किया था। मॉर्गन स्टैनली एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये 40 से ज्यादा देशों में काम करती है, जिसके 80,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे हुआ ब्लॉक। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से किसान भवन टूटा। जी हां दोस्तों, देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहाड़ों से मलबा गिरने के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। गंगोत्री धाम यात्रा पर जा रहे कुछ लोग यहां फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से किसान भवन और पार्किंग में खड़ी 3 कारें डैमेज हो गई। घटना बुधवार को शिमला सिटी के ढली इलाके में हुई। लैंडस्लाइड के दौरान किसान भवन में लगभग 50 लोग मौजूद थे। हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं दोस्तों गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय से 1.33 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई और 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए 1140 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें किन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है, तो इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में घर पर नहीं रखेंगे भारतीय पक्षी, विदेशी पक्षी रखने के लिए लाइसेंस मिलेगा। कोलकाता में 6 अफ्रीकी शेर लाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब लोग भारतीय प्रजाति के पक्षियों को घर पर नहीं रख पाएंगे। वन विभाग एवं पक्षियों को रखने पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। विदेशी पक्षियों को रखने के लिए वन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोलकाता के मिनी चिड़ियाघर में 6 अफ्रीकी शेरों को लाया जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने मंगलवार को कहा कि लोग अब भारतीय प्रजाति के पक्षियों जैसे कि तोता, कोकेट, मुनैया आदि को पिंजरे में बंद कर पालतू जानवर के रूप में घर पर नहीं रख पाएंगे। पक्षियों को घर में रखने पर रोक लगाने के लिए वन विभाग जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगा। कानून अगस्त के अंत तक लागू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैंसर की नई दवा का ह्यूमन ट्रायल, ट्यूमर पूरी तरह खत्म करेगी। 9 साल की बच्ची को ट्रिब्यूट के तौर पर रखा मेडिसिन का नाम। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों को कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अमेरिका में कैंसर की AOH 1996 नाम की दवा का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह दवा शरीर के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना ही कैंसर ट्यूमर को जड़ से खत्म कर सकती है। साइंटिस्ट ने बताया कि दवा का नाम 1996 में पैदा हुई आना ओलिविया हिली से प्रेरित है। इसे न्यूरोब्लास्टोमा नाम का कैंसर था। 2005 में आना की मौत हो गई थी। वो 9 साल की थी। न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों को होने वाला एक कैंसर है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स का कैंसर है जो पेट, छाती, गले की हड्डियों में विकसित होता है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि हमने कैंसर खत्म करने वाली नई दवा का नाम AOH 1996 9 साल की आना ओलिविया हिली को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रैगन को बड़ा झटका, अमेरिका ने चीन की 2 और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। लगाया उइगर मुसलमानों के शोषण का आरोप। जी हां दोस्तों, चीन अमेरिका की नोकझोंक लगातार चलती रहती है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने अब 2 और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों से जबरन श्रम का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि चीन अपनी कंपनियों में जानबूझकर इन समुदायों के सदस्यों को प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने चीन की बैटरी निर्माता कंपनी कैमल ग्रुप और मसाले बनाने वाले कंपनी चैंगवांग बायोटेक ग्रुप के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बयान में दी है। DHS ने अपने बयान में कहा कि चीन की इन 2 कंपनियों के उत्पादों को बुधवार से देश में अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला मानवता को देखते हुए लिया गया है क्योंकि सिनजियांग में उइगर और अन्य धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ खुलेआम नरसंहार हो रहा है। मंगलवार को DHS की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी फोर्स्ड लेबर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स ने चीन की इन 2 कंपनियों को उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट इकाई सूची में जोड़ा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा एमपी सुशील कुमार रिंकू मानसून सत्र के लिए निलंबित, आसन पर पेपर फेंकने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को निलंबित कर दिया गया है। उन पर स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर पेपर फेंकने का आरोप लगा है। सांसद रिंकू को संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ऐसे में वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लाए थे। उन पर वेल में दिल्ली सेवा बिल की कॉपी फाड़ने का आरोप था। स्पीकर ओम बिरला ने सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।